नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो पूरा आकाश मंडल है, आकाश का जो पूरा क्षेत्रफल है, इसे ही नक्षत्र कहा जाता है। और इस पूरे क्षेत्रफल को, इस आकाश मंडल को बहुत अच्छे से डीपली से समझने के लिए इसे 27 भागों में बांटा गया है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र को ही 27 भागों में बांटा गया है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10वें नक्षत्र पर, मगा नक्षत्र पर। हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें जो मुहूर्त है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। विवाह से लेकर गृह प्रवेश तक, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ऐसा कोई भी प्लान जिससे आपके पास जिससे आपके अर्निंग होती है, आपके पास धन आता है, तो उसके लिए भी मुहूर्त देखे जाते हैं। छोटी से छोटा शुभ कार्य अगर हम करते हैं तो उसके लिए मुहूर्त देखते हैं और मुहूर्त निकाले जाते हैं नक्षत्र से। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि बिना नक्षत्र के मुहूर्त नहीं निकाला जाता है। सेकंड बात कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो 3 चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका मन कैसा है, शरीर कैसा है और उसकी आत्मा कैसी है। तो लग्न कुंडली से हम इन मन, शरीर और आत्मा की प्रिडिक्शन एकदम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए भी नक्षत्र तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नक्षत्र में अगर आप चंद्र राशि, लग्न राशि और सूर्य राशि देखते हैं तो उस व्यक्ति का पूरा जो व्यक्तित्व है, उसका स्वभाव से लेके, उसके शरीर से लेके उसकी आत्मा तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं सिर्फ नक्षत्र से। तो नक्षत्र का इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में हमारा जो प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है, उसे हम सिर्फ 12 राशियों तक सीमित नहीं रख सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाएगी। इसलिए नक्षत्र को शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम बात करेंगे मगा नक्षत्र पर। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जो नक्षत्र है उसको सबको अधिपति देव है, उसके स्वामी है, उसकी प्रकृति, गुण, तत्व, ये सब अलॉट किए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने नक्षत्र को एक जीवित रूप में देखा, एक प्राण के रूप में उनको देखा, एक प्राण देखे हैं उनमें। तो उन सभी को ये जो गुण है, लिंग है, तत्व है, प्रकृति है, ये सारी अलॉट की गई है। और ये जो हर नक्षत्र है उनका एक सिंबल दिया है, एक प्रतीक दिया है। तो जो नक्षत्र का सिंबल या प्रतीक होता है उससे भी आप उसके स्वभाव का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म मगा नक्षत्र में हुआ है तो उस नक्षत्र का जो सिंबल है, उस सिंबल से भी आप उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव जोड़ सकते हैं, क्योंकि सिंबल का भी उसके व्यवहार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और ये जो मघा नक्षत्र है, ये पूरा नक्षत्र है सिंह राशि के अंदर। और तो इसका जो सिंह राशि के जो स्वामी है सूर्य देव, तो राशि स्वामी यहाँ पर सूर्य देव हो गए हैं। फिर नक्षत्र स्वामी मगा नक्षत्र के भी जो स्वामी है वो है केतु देव। मगा का अर्थ क्या है? मगा का अर्थ है भव्य, शक्तिशाली, शानदार। और नक्षत्र का प्रतीक है शाही सिंहासन। तो शाही सिंहासन इसका प्रतीक है, इसीलिए इसका अर्थ इससे जोड़कर बताया गया है, भव्य, शक्तिशाली और शानदार। फिर इसके जो अधिपति देव हैं वो है पितृ और हमारे जो पूर्वज होते हैं वो। फिर है इसके नक्षत्र, इस नक्षत्र की जो प्रकृति है वो कैसी है? नक्षत्र की प्रकृति है राक्षस प्रकृति है, उग्र और आक्रामक इसका रूप होता है। इसका लिंग, स्त्रीलिंग अलॉट किया गया है। गुण इसका तामसिक है और जो इसका तत्व है वो जल तत्व है। फिर दूसरी बात हम करेंगे क्षेत्रफल पर। हर नक्षत्र को क्षेत्रफल के उस एरिया से भी अगर हम समझते हैं तो उससे हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो मगा नक्षत्र है वो पूरा है सिंह राशि के अंदर और राशि का जो क्षेत्रफल होता है वो है 30 डिग्री। नक्षत्र का क्षेत्रफल 13 डिग्री 20 मिनट। और जो हर नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं तो एक चरण का क्षेत्रफल होता है 3 डिग्री 20 मिनट। और ये कैसे निकाले जाते हैं मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मगा नक्षत्र का जो क्षेत्रफल है वो है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और ये जो 4 चरण है वो ही नवमांश होते हैं। कैसे, मैं समझाती हूँ आपको। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी की भी जातक की कुंडली में जो सूर्य देव है, जो सूर्य देव है वो सिंह राशि में है, अपनी स्व राशि में है और वो बैठे हैं 2 डिग्री उसकी पावर है सूर्य देव की। तो वो हम देखेंगे कि सूर्य देव है वो सिंह राशि में है, सिंह राशि में वो मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र में वो जो चरण है वो पहले चरण में है, क्योंकि 2 डिग्री बताया तो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 का पहला चरण है। और अगर हम
देखेंगे तो यहाँ पर जब पहले चरण में सूर्य देव रहेंगे तो उन पर मेष राशि का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। मंगल देव का जो इनके देवता है उनका काफी प्रभाव रहेगा। और अगर आप नवमांश खोल के देखेंगे तो आपको जो सूर्य देव है वो कहीं न कहीं मेष राशि में 1 नंबर के साथ आपको सूर्य राशि में सूर्य देव बैठे हुए दिखाई देंगे नवमांश में। तो ऐसे हम नवमांश देख सकते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में जो चंद्रदेव है वो है 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40 का सेकंड चरण है। दूसरा चरण है तो मान लीजिए 5 डिग्री के चंद्रदेव हैं और वो सिंह राशि में है। तो सिंह राशि में वो हो गए मघा नक्षत्र पर, क्योंकि 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 के बीच में है चंद्रदेव की डिग्री। और फिर वो दूसरे चरण में है 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40 के बीच में, 5 डिग्री यहाँ बीच में आ रहा है। तो नवमांश में अगर हम देखेंगे तो चंद्रदेव वृषभ 2 नंबर राशि के साथ में वृषभ की जो राशि है, शुक्र देव की जो राशि है उसके साथ में नवमांश में हमको बैठे हुए दिखाई देंगे और उन पर उसका प्रभाव रहेगा वृषभ राशि का शुक्र देव का। तो ऐसे जब हम चरण देखते हैं तो 3 देवताओं के जो प्रभाव है ऐसे जातक पर रहेगा। मान लीजिए उसका हम चंद्र राशि की गणना अगर हम करते हैं किसी भी जातक की, तो मघा नक्षत्र का तो सबसे पहले केतु देव का प्रभाव रहेगा। राशि स्वामी सूर्य देव है तो सूर्य देव का भी रहेगा। और फिर अगर हम उसकी जो चरण है, नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उसको देखेंगे तो जिस चरण में वो सूर्य चंद्रदेव रहेंगे तो उसमें नवमांश में वो जहां भी बैठे होंगे, यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको बताया वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के साथ बैठे रहेंगे तो शुक्र देव का भी प्रभाव रहेगा। तो 3 देवताओं का उस पर प्रभाव रहेगा। और ऐसे ही हम किसी भी राशि को उठा के देख सकते हैं, बृहस्पति देव को देख सकते हैं, शनि देव को देख सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी राशि को देख सकते हैं। और नवमांश का जितना प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जैसे लग्न कुंडली में दशा अंतरदशा जिन ग्रहों की चल रही है, लेकिन वो ग्रह नवमांश में उठकर कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जिस राशि के साथ में बैठा है उस राशि के साथ में और भी कोई दूसरे ग्रह बैठे हैं तो उनका भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे नक्षत्र के क्षेत्रफल देखे जाते हैं। और अब हम बात करते हैं स्वभाव की कि मघा नक्षत्र के अंदर जो भी जातकों का जन्म होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, सबसे पहले तो राशि स्वामी कौन है, सूर्यदेव, क्योंकि सिंह राशि के अंदर आता है मघा नक्षत्र, सिंह राशि के अंदर ही इसका पूरा क्षेत्रफल होता है। तो जो सूर्यदेव है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। सूर्यदेव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी कारक हैं, ऊंचे पद है या ऊंची पोस्ट जो मिलती है वो सूर्यदेव के कारण मिलती है। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति काफी अच्छी है तो वो काफी अच्छे पद पर जाता है, काफी अच्छे फील्ड में भी जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन रहता है। और इस नक्षत्र के जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति व पद का उपयोग करने की क्षमता भी रखते हैं, क्योंकि ऐसा पद और जो शक्ति उनके पास रहती है, वंश से ये काफी उनके संबंध रहते हैं। जो अपना उनका खुद का वंश होता है उससे उनके रिलेशन काफी अच्छे रहते हैं, संतान से वो काफी उम्मीदें बनाए रखते हैं, परंपरा से जुड़े रहते हैं और अपनी परंपराओं पर बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। अपनी जो परंपराएं हैं, जैसे हमारी हिंदू संस्कृति की जो परंपरा है उसको फॉलो करते हैं। यह जो नक्षत्र है वो मजबूत नैतिकता की मांग करता है तथा अगर कोई भी इस नैतिकता का पालन करता है तो यह नक्षत्र उसे सम्मान व प्रतिष्ठा जरूर दिलाता है। मघा नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनका जो व्यवहार है वो काफी उदार रहता है, शाही व्यवहार रहता है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो सिंबल है उससे भी व्यवहार काफी मिलता जुलता होता है। तो यहाँ पर इसका जो इस नक्षत्र का प्रतीक है, सिंबल है, वो है शाही सिंहासन। शाही सिंहासन है तो शाही व्यवहार भी रहता है। फिर सूर्यदेव भी है तो सूर्यदेव तो वैसे भी कारक है कि ऊंची पोस्ट के, तो जिनकी जो पोस्ट होती है वो ऊंची होती है तो उनका जो व्यवहार है वो भी शाही होता है, उनका जो स्टेटस लेवल है वो भी काफी ऊंचा होता है। पितरों को पूर्वजों का ये सम्मान करने वाले होते हैं। नेतृत्व की जो इनकी क्षमता होती है, नेतृत्व का जो गुण होता है वो इनमें काफी अच्छा रहता है। अनुशासित रहते हैं, किसी काम को भी परफेक्ट करना चाहते हैं। बिखरा हुआ काम या अनडिसिप्लिन में जो भी काम होता है ये इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये सारे जो गुण होते हैं वो है सूर्यदेव के। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफी अच्छा होता है, आत्मविश्वासी होते हैं और ऊर्जावान होते हैं। ऊर्जा इनमें बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अपने लक्ष्य को एक बार ये निर्धारित कर ले तो उसे हासिल करके रहते हैं, क्योंकि एनर्जी काफी रहती है, बुद्धि
बुद्धि काफी अच्छी होती है इनकी, अनुशासित होते हैं, नेतृत्व का गुण बहुत अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो काफी अच्छे पोस्ट पर पहुंचते हैं और बहुत समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा धन कमाते हैं। फिर बात आती है नक्षत्र स्वामी। नक्षत्र स्वामी है केतुदेव। तो केतुदेव का स्वभाव भी मिलता जुलता होगा। केतुदेव जो है वो आध्यात्मिक जो गुण होता है वो इसमें होता है, क्योंकि जो आध्यात्मिक जो गुण होता है वो एक तो बृहस्पति देव के अंदर होता है और एक केतुदेव को। केतुदेव वैसे राहु और केतु को इतनी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, लेकिन जो केतु देव हैं वो आध्यात्म के भी कारक होते हैं। अगर किसी कुंडली में केतु है, वो 12th राशि, मैंने आपको बताया था कि 12वें घर में होता है, लग्न राशि में, लग्न कुंडली में अगर 12वें घर में है केतु देव तो मोक्ष का कारक माना जाता है। तो आध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होता है केतु देव। और ओकल्ट साइंस जो होती है, जैसे अनदेखी शक्तियां कह लीजिए आप, या फिर जो जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या और ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये सारी जो विद्याएं हैं उनका भी ये कारक होता है केतु देव। तो ऐसे जातकों में केतु देव का स्वभाव भी पाया गया है। और फिर बात आती है, दूसरा पॉइंट है कमजोर पक्ष की। कमजोर पक्ष कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर मघा नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं तो मघा नक्षत्र में जो राशि स्वामी है सूर्यदेव और नक्षत्र स्वामी है केतुदेव। तो सूर्यदेव और केतुदेव की स्थिति अगर लग्न कुंडली में अच्छी नहीं है तो फिर वो कमजोर पक्ष या नकारात्मक पक्ष माना जाता है। तो जब किसी जातक का जन्म मघा नक्षत्र में होता है और सूर्यदेव और केतुदेव की स्थिति अच्छी है तो ये सारे गुण उसमें पाए जाएंगे, बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचेगा, आध्यात्मिक भी रहेगा, वो सारे गुण उसमें होंगे। लेकिन अगर सूर्यदेव और केतुदेव या इन दोनों में से किसी की एक की स्थिति अच्छी नहीं है तब क्या होता है, तब वो जो जातक होता है वो अभिमानी हो जाता है। अभिमानी क्यों होता है, क्योंकि सूर्यदेव है, सूर्यदेव जो कारक है आत्मविश्वास के। तो जब सूर्यदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो अभिमानी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, मन की करेगा, जिद्दी होगा, क्रोधी होगा, ईर्ष्यालु होगा, वो दूसरों की सुनते नहीं है, हमेशा मन की करते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। और धन अर्जन की जो प्रवृत्ति है, मान लीजिए धन अर्जन की मतलब जैसे कि सिर्फ धन कमाना है, धन के पीछे ही भागते रहते हैं और इस धन के पीछे भागते भागते वो जो सिर्फ अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं, औरों को भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है अगर सूर्यदेव और केतुदेव की स्थिति अच्छी नहीं होती है लग्न कुंडली में। फिर बात करेंगे हम अनुकूल गतिविधि। अनुकूल गतिविधि का मतलब इस नक्षत्र में है हम कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कर सकते हैं, वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वो कार्य हमारे अगर हम करते हैं तो वो सिद्ध भी होते हैं। तो इस नक्षत्र में विवाह का कार्य कर सकते हैं, राज्याभिषेक, परेड, पुरस्कार समारोह, ऐतिहासिक अध्ययन व अनुसंधान। देखिए यह राज्याभिषेक, परेड, पुरस्कार समारोह, ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। और इस राशि का जो स्वामी है वो है सूर्यदेव, इसीलिए ये जो सारे कार्य हैं वो आप मघा नक्षत्र में कर सकते हैं। फिर ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान, ये है केतुदेव का, क्योंकि ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की जब बात आती है तो केतुदेव को देखा जाता है। तो केतुदेव इस नक्षत्र के स्वामी है, तो अनुसंधान और अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन का कार्य कर सकते हैं, पदोन्नति कर सकते हैं, उपहार का काम, उपहार देना या लेना, धार्मिक गतिविधियां, पूर्वजों की पूजा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पितरों और पूर्वजों का सम्मान करते हैं मघा नक्षत्र के जातक, तो पूर्वजों की पूजा कर सकते हैं, प्राचीन ज्ञान की खोज और विवादों का निपटारा, ये जो सारे कार्य हैं वो मघा नक्षत्र में कर सकते हैं। अगर मघा नक्षत्र में सारे कार्य किए जाते हैं तो ये सारे कार्य सिद्ध भी होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है मघा नक्षत्र के बारे में, सारी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इजी वे में, इसलिए मैंने इस पूरा जो नक्षत्र है उसको 3 भागों में बांटा है ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।